देखिए, सीज फायर में अगर बार बार मिसफायर देखने को मिले तो ना ही उसे सीज फायर कहते हैं और ना ही मिसफायर। आइए जरा सीज फायर और मिसफायर के पैटर्न को डिकोड करते हैं। 24 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि सीज फायर के बाद भी दोनों देशों की मिसाइलें लॉन्चर से बाहर आने के लिए अलर्ट मोड में हैं। मौजूदा हालात में जहां ट्रंप बार बार कह रहे हैं सीज फायर, लेकिन नेतन्याहू अपनी सेना से कह रहे हैं प्लीज फायर। मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिर से सुलगने लगी है और अगर इस बार यह आग भड़की तो इसका दायरा ईरान और इजराइल की सीमाओं को पार कर सकता है। और इसके पीछे 6 बड़े कारण हैं, जिसमें 3 वजह ऐसी हैं जो अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत से हैं और बाकी के 3 कारण ईरान से जुड़े हैं। पहली वजह, सीज फायर के बावजूद इजराइल ने नए इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिए गए, ईरान पर मिसाइल अटैक कर दिए गए। दूसरी वजह, ईरान के खातम अल अंबिया के नए कमांडर मोसाद के टारगेट पर हैं। तीसरी वजह, ईरान के पास अरब सागर में अमेरिका का घातक एयरक्राफ्ट कैरियर मुस्तैद हो चुका है। चौथी वजह, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया है और सीधे तौर पर परमाणु हथियारों की ओर अब वो आगे बढ़ रहा है। पांचवी वजह, चीन के 40 यहां पर ध्यान से देखिए 40 J-10 फाइटर जेट ईरान पहुंच चुके हैं, यानी जंग की तैयारी तेज हो रही है। और छठी वजह, होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान बारूदी सुरंगें बिछाने का प्लान बनाया था। सोचिए, जो दुनिया की तेल आपूर्ति पर सीधे हमला साबित हो सकता था। इस सब के बीच में ये सारे संकेत महायुद्ध की ओर जाते दिख रहे हैं और गूंज तेहरान में सुनाई दे रही है। ये है वो गूंज की तस्वीर। आज सुबह कई दिनों के बाद तेहरान के लोगों की नींद मिसाइल के धमाकों से खुली। खबर है कि इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान की राजधानी पर दागी, जिनसे वहां काफी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमलों के बाद तेहरान से धूल और धुएं का गुबार वाली ये तस्वीरें सबने देखी। इजराइल इन हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान की सरकार अब तक खामोश है। ना कोई बयान, ना कोई चेतावनी। क्या जवाब देगा ईरान, ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन अब इजराइल ने एक नई रणनीति बनाई है और एक बड़ा नाम मोसाद के निशाने पर आ गया है। ये नाम है खातम अल अंबिया के नए कमांडर का। खातम अल अंबिया IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक अहम इंजीनियरिंग ब्रांच है। इसमें लगभग 25,000 इंजीनियर और कर्मचारियों की टीम काम करती है। यहां 70% मिलिट्री और 30% नॉन मिलिट्री परियोजनाओं का काम होता है, ठीक चाइना की PLA की तर्ज पर। मोसाद का दावा है कि उन्हें खातम अल अंबिया के नए कमांडर नियुक्त के बारे में सब कुछ पता है और अगर मौका मिला तो बाकी कमांडर्स की तरह उन्हें भी सटीक हमला करके मार दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी भी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की है। इसका भी उसमें रोल है, खासकर तब जब ईरान के कई वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के लिए यह चिंता की बात है क्योंकि उसने सुरक्षा कारणों से अपने नए कमांडर की पहचान छिपा कर रखी हुई है। लेकिन मोसाद दावा कर रहा है कि अब वो नए कमांडर को पहचान चुका है। हालांकि पहचान अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट कैरियर की भी हो गई है जिसे यूएस नेवी ने बेहद गुप्त तरीके से ईरान की समुद्री सीमाओं के करीब अरब सागर में तैनात किया। ये देखिए, देख रहे हैं आप यहां पर सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि वहां मौजूद जहाज कोई आम युद्धपोत नहीं है बल्कि USS कार्ल विन्सन है और यह अमेरिका का सबसे ताकतवर और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तैयारी के साथ तैनात है। यह वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया था और अब अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर महायुद्ध भड़का तो इस बार इसका अगला टारगेट ईरान हो सकता है। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ही किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी मानी जाती है और जब यह किसी देश की सीमा के पास तैनात हो जाए तो सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब जरा बात करते हैं ईरान की तैयारी की। इजराइल के मिसाइल हमले, मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशंस या फिर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब मिलकर भी ईरान को उसके परमाणु लक्ष्य से डिगा नहीं पाए हैं। इजराइल के साथ जंग शुरू होने से पहले ही ईरान जिस तेजी से परमाणु बम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, अब उस रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया गया है और इसका प्रमाण है ईरान के सांसद
बोरूजेर्दी का बयान। बोरूजेर्दी ने कहा है, और आई कोट, अब से हम अपनी जरूरतों के हिसाब से यूरेनियम का संवर्धन करेंगे और किसी भी तरह की शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समंदर में चलने वाले जहाजों और पनडुब्बियों के लिए हमें 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत पड़ सकती है और हम इसे जरूर बनाएंगे। इस वक्त ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है, जबकि परमाणु बनाने के लिए करीब करीब 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 90% कहा जाता है, लेकिन 82% उसमें था जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम को परमाणु बम बनाए जाने के स्तर तक संवर्धित करके ही मानेगा, और ना ही वो समझौते के लिए तैयार है और ना ही उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह है। ईरान के इस आक्रामक तेवर को अब चीन का साथ मिल गया है। ईरान के मीडिया का दावा है कि चीन के सबसे घातक माने जाने वाले J-10 फाइटर जेट तेहरान की जमीन पर उतर चुके हैं। ये सीधे सीधे F-16 को चुनौती दे सकते हैं। दावा यह भी है कि ईरान को चीन से कुल 40 लड़ाकू विमानों का एक पूरा बेड़ा मिल चुका है, यानी लगभग 2 से 3 स्क्वाड्रन। याद कीजिए, 12 दिन तक चली पिछली जंग में ईरान ने मिसाइलों से ताकत दिखाई थी, लेकिन उसकी एयरफोर्स आसमान में कहीं नहीं दिखी। दूसरी ओर इजरायल की पूरी आक्रामक रणनीति की रीढ़ उसकी वायुसेना थी। दरअसल फैक्ट यह है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों का भंडार है और इजरायल के पास एयर रिफ्यूलर के साथ खतरनाक फाइटर प्लेन्स, ना कि लॉन्ग रेंज मिसाइल। और इन फाइटर प्लेन्स ने सटीक बमबारी और लोकेशन टारगेटिंग से ईरान को गहरी चोट दी। लेकिन अब हालात बदल सकते हैं, क्योंकि चीन के ये 40 J-10 फाइटर जेट इजरायल की एयरफोर्स को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में अगर ईरान और इजरायल के बीच जंग दोबारा छिड़ी तो यह टकराव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन सवाल यह है, इतनी लंबी दूरी के लिए ईरान के पास एयर रिफ्यूल करने के लिए क्या आएगा? क्या वो चीन आएगा या रशिया आएगा? खैर, ईरान एक और युद्ध नीति के खुलासे ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। यह वो साजिश है जो पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को झटका दे सकती है। अमेरिका का दावा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की योजना में जुटा है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से, ध्यान से देखिए, बहुत पतला नैरो सा एरिया, ये जो आपके सामने सर्कल है, यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का कुल 20 से लगभग 30% तेल की सप्लाई होती है। हालांकि ईरान पहले भी कई बार यह धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार उसका प्लान कहीं ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक बताया जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, अमेरिका के मुताबिक 13 जून को जैसे ही इजरायल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने फौरन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। इसके तहत ईरान की नौसेना ने अपने कई जहाजों पर माइंस यानी बारूदी सुरंगें लोड कर दी, जिन्हें होर्मुज स्ट्रेट में बिछाकर तेल टैंकरों को उड़ाने का प्लान बनाया गया। हालांकि बाद में ईरान ने सुरंगें नहीं बिछाई, लेकिन अमेरिका को आशंका है कि ईरान भविष्य में इस योजना को कभी भी सक्रिय कर सकता है। ये सारी घटनाएं इशारा कर रही हैं कि मिडिल ईस्ट में इस बार जंग के जो हालात बन रहे हैं, उसमें भिड़ंत सिर्फ इजरायल और ईरान के बीच नहीं होगी, बल्कि इसमें अमेरिका, चीन, रूस और दुनिया के कई देश किसी ना किसी रूप में शामिल हो सकते हैं। फिक्र में अब बात डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दुश्मनी की, क्योंकि अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इलॉन मस्क नई पार्टी बनाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप मस्क को साउथ अफ्रीका भेज देंगे। कल ट्रंप का महत्वाकांक्षी द बिग ब्यूटीफुल बिल B³ या BBB सेनेट से पास हो गया। मस्क ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा था कि अगर यह बिल पास हुआ तो वो अमेरिका पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल बनाएंगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिल पास होने के बाद मस्क की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन मस्क ने जो कहा उससे यू टर्न वाले ट्रंप की याद आने लगी। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि ट्रंप अब तक सैकड़ों बार यू टर्न ले चुके हैं और हजारों बार झूठ बोल चुके हैं। ट्रंप के झूठ पर फिक्र की लंबी चौड़ी फाइल हम आपको पहले कई बार दिखा चुके हैं। दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स जानते हैं कि ट्रंप आज ये बोल रहे हैं तो कल यू टर्न लेंगे ही लेंगे, लेकिन आज इलॉन मस्क के यू टर्न की फाइल खोलने का वक्त हो गया है। जिस तरह ट्रंप ने भी यू टर्न के बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, अब इलॉन मस्क भी उसी रास्ते पर चलने लगे हैं। मस्क के यू टर्न वाली फाइल जरा ध्यान से देखिएगा। सेनेट से बिल पास होने से पहले ट्रंप ने मस्क को धमकी दी थी कि वो अब उनके पीछे डॉज को लगाने की सोच रहे हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खुलेआम कहा था कि डॉज एक राक्षस है जो मस्क को खा जाएगा। लोगों को उम्मीद थी कि मस्क इसका जवाब देंगे, लेकिन मस्क ने यहां यू टर्न ले लिया। मस्क ने x.com पर लिखा, बहुत मन कर रहा है जवाब देने का, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है।
लेकिन फिलहाल खुद को रोक रहा हूं। इलॉन मस्क ने ये यू टर्न लेकर सबको चौंका दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मस्क ने कहा था कि अगर बिल पास हो गया तो वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन बिल पास होने के बाद कहा कि ट्रंप अच्छे आदमी हैं। मस्क ने कहा था कि बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, लेकिन बिल पास होने के बाद कहा कि ट्रंप को युद्ध रोकने का क्रेडिट मिलना चाहिए। मस्क ने कहा कि उन्हें 80% लोगों का समर्थन है कि वो नई पार्टी बनाए। बिल पास होने के बाद कहा कि ट्रंप ने कई गंभीर लड़ाइयों को सुलझाया है। मस्क ने पहले कहा था कि ट्रंप के खिलाफ आरोपों की जांच हो, लेकिन कुछ वक्त बाद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने गलत किया, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मस्क, सोचिए जरा, ये जो यू टर्न का मास्क पहन के बैठे हैं, अब इसके पीछे क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है। यानी मस्क हर बार अपनी बात से पलट गए। कोई भी ट्रंप और मस्क के रिश्तों को डिकोड नहीं कर पा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये दोस्त अच्छे हैं या फिर दुश्मन, या फिर इलॉन मस्क को डर है कि कहीं ट्रंप उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले लें। वैसे कल पास हुए बिग ब्यूटीफुल बिल को पास कराने में ट्रंप के पसीने छूट गए। ट्रंप के ही 3 सांसदों ने इसका विरोध कर दिया। बिल का यह मुकाबला टाई ब्रेकर पर आ गया। आखिरकार द सेवियर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना मत देकर इसे मंजूरी दिलाई और तब जाकर यह बिल 51-50 से पारित हुआ। अब इस पर एक रील देखिए, फिर आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का गाली कांड। ठीक सुना आपने। देखिए दुनिया क्या कह रही है वो आपको जानना जरूरी है। अमेरिका और दुनिया के लोग कह रहे हैं जब तक इलॉन मस्क के बयान एक्स पर यू टर्न ले रहे हैं चलेगा, वो सुन के रॉकेट यू टर्न न ले आसमान में जाकर, वो नहीं चलेगा। खैर, अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाली युद्ध की। ट्रंप का अपना अलग अंदाज है, वो अपने विरोधियों को अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं। लेकिन अब उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपशब्द कह रहे हैं, मतलब फिर से अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। ट्रंप ने बाइडेन के लिए जो कुछ कहा उसके बाद लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति के ऐसे शब्द हो सकते हैं। ट्रंप ने इससे पहले वैश्विक कूटनीति का गली मोहल्ला संस्करण तो कई बार दिखाया है। वो ज़ेलेंस्की समेत कई नेताओं से झगड़ते दिखे हैं, वो भी व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस के अंदर। लेकिन अब ट्रंप ने अमेरिका की घरेलू राजनीति का गाली संस्करण भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें वो कैमरे पर अपने विरोधियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आज दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है कि अपने आप को सुपर पावर बताने वाले एक देश के राष्ट्रपति की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बाइडेन का सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाया हो। इससे पहले वो बाइडेन की उम्र को लेकर मजाक उड़ा चुके हैं। ट्रंप ने 2 बार बाइडेन के बोलने के अंदाज पर भी सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाया था। वो मास्क पहनने को लेकर भी बाइडेन पर कटाक्ष कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बाइडेन की मानसिक स्थिति ठीक न होने की भी बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने सारी सीमाओं को लांघते हुए बाइडेन को लेकर कैमरे पर अपशब्द कह दिए। ट्रंप इतिहास में अभी तक के इकलौते अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनका पब्लिकली बॉयकॉट हो रहा है इंटरनेशनल लीडर्स द्वारा, वो भी बगैर घोषणा किए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग हेग में जो नाटो समिट हुई थी उसको देखें बार बार, उसका जो फोटो ऑप था वहां पर देखें और कैसे वहां पर ट्रंप एकदम अलग थलग अकेले पड़ गए थे, इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। चाहूंगा कि आप इसको गूगल कर एक बार देखें। खैर, हम बात कर रहे हैं अब कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा बड़े उत्साह के साथ होती है देश में, पॉजिटिविटी इसमें बहुत होती है, लेकिन ना तो उत्साह ना पॉजिटिविटी, हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में है। सिर्फ 9 दिन बाद 11 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इसके नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद की यात्रा अभी से शुरू हो गई है। यूपी से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक इस पर सियासी फाइट हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे पर कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने का मामला सामने आया है। सोचिए, नेम प्लेट का मामला पहले से ही चल रहा था, अब हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर कपड़े उतारकर चेकिंग करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
उत्तराखंड में सरकार ने यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि जिन दुकानों पर लाइसेंस नहीं दिखाया जाएगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में भी कांवड़ यात्रा पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू हो गई है। कई हिंदू संगठनों के साथ निगम पार्षद भी सड़कों पर उतरे। कई दुकानदारों को धमकी भरे अंदाज में यह कहा कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लगाओ वरना दुकान नहीं खुलेगी। मुस्लिम संगठन के कई नेता इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले कपड़ा उतरवाने वाले विवाद की बात हम करते हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन से जुड़े कई लोग अचानक एक ढाबे पर पहुंचे। यहां पर दुकानदारों की चेकिंग करने लगे। कर्मचारी से पूछा उनका नाम, उसके बाद चेकिंग की। आरोप है कि यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहां काम कर रहे हिंदू हैं या मुस्लिम। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब चेकिंग का आरोप लगाने वाले कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसका असली नाम तजम्मुल है, जबकि पहले उसने अपना नाम गोपाल बताया था। तजम्मुल ने यह भी कहा कि होटल के मालिक ने ही उसे अपनी पहचान छुपाने के लिए कहा। साथ ही उसके हाथ में कड़ा भी पहनाया गया ताकि उसकी पहचान हिंदू समुदाय के व्यक्ति के तौर पर दिखे। अपनी असली पहचान बताने के बाद तजम्मुल ने यह भी जानकारी दी कि होटल मालिक को अपना बिजनेस चलाना था, इसीलिए उसने तजम्मुल का नाम गोपाल रखा था। उसे काम करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था, यानी कांवड़ यात्रा से ठीक पहले तजम्मुल की पहचान बदलकर उसे होटल में रखा गया था। क्या नाम है तुम्हारा? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल? हाँ, झूठ नहीं बोलना था। उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या नाम है उसका? सनंबर। सनंबर ने। अब तो शायद ये भी सोचना पड़ेगा कि ये लोग कहां तक जाएंगे, लेकिन इनको ये सोचना जरूरी है कि जिस पेड़ के फल खा रहे हैं उस पेड़ को लगाया किसने था, हिंदू ने या मुसलमान ने? या इससे कोई फर्क पड़ता है? सोचिए, जो खाना खा रहे हैं वो फसल किसने बोई थी, हिंदू ने या मुसलमान ने? इन सब से कोई फर्क पड़ता है? सोचिए। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ST एहसन ने इस मामले की तुलना पहलगाम की घटना से कर दी है, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकानें हैं और वे अपने नाम से तो चलाते नहीं, वे हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है वो पहचान छिपा करके ही करता है और ये लोग पहचान छिपा करके सनातन धर्म के लोगों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? कि लोगों को टेरराइज करना। धर्म की पहचान के लिए पैंट उतरवा दी गई लोगों की। क्या टेररिस्ट ने ये नहीं करा था? उन्होंने भी तो यही करा था पहलगाम के अंदर। इन्हें किसने राइट दिया था कि ये जाके एक ढाबे के अंदर घुस जाएं और उसकी पूरी इंस्पेक्शन करें और लोगों के नाम पूछें, आधार कार्ड देखें? ये काम तो प्रशासन का है। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? पूरी कहानी समझना जरूरी है। पूरी कहानी यह है कि यूपी में कांवड़ रूट पर धार्मिक दुकानों की पहचान के लिए हिंदू संगठन अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बघरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज ने एक टीम बनाई जो दुकानों की धार्मिक पहचान कर रही है।
मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाकर दुकानों रेस्टोरेंट की जांच की जा रही थी। लेकिन सवाल तो यह है कि ढाबों में पहचान की जांच का अधिकार किसे है? हिंदूवादी संगठन किस अधिकार के साथ जांच कर रहे हैं? क्या यह जांच के नाम पर गुंडागर्दी नहीं है? हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस की नींद खुल गई। आधा दर्जन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। पुलिस जब आरोपियों के घर पहुंची तो सभी फरार थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से उनका पक्ष रखने को कह दिया है। कांवड़ यात्रा पर विवाद यूपी से उत्तराखंड तक। उत्तराखंड में सरकार ने सख्त कदम उठाए। यह अनिवार्य कर दिया गया है कि दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर मालिक का नाम लिखा हुआ बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा फूड लाइसेंस भी दिखाना अनिवार्य किया गया है। कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड फूड सेफ्टी विभाग जांच अभियान चला रहा है। सरकार का कहना है कि जो ऐसा नहीं करेगा वो दुकानें और ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहां भी सियासत भरपूर हो रही है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। कांवड़ के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाना न जरूरी है न मजबूरी है। जो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय देने में लगे हुए हैं, प्रमोट करने में लगे हुए हैं और इसका जो है वो कांवड़ के रास्ते में ही जो है वो इस जिद पे लगे हुए हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा से पहले माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने का सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में स्थानीय निगम पार्षद हैं। निगम पार्षद ही दुकानदारों से यह कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लग जानी चाहिए। दिखाइए वो वीडियो, नहीं तो दुकान नहीं खुलेगी। ये देखिए, ये है वो वीडियो, देख रहे हैं? ये है, हल्का सा एम्बियंस बढ़ाइएगा। ये है वो वीडियो। यूपी और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जारी धार्मिक विवाद के बीच सवाल यही है कि आखिर धर्म क्या है। ध्यान से देखिएगा, धर्म की सही परिभाषा क्या है? क्या चंद वोट के लिए जो राजनीति हो रही है वो सही है? आज धर्म के बहाने सियासी खेल खेलने वालों की आंखों से नफरत की पट्टी को हटाने की जरूरत है। उन्हें यह बताने की जरूरत है कि सनातन में धर्म की व्याख्या कैसे की गई है। भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का इतिहास धर्म को किस रूप में देखता है। आपको सिर्फ 60 सेकंड में बताते हैं। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा कि जो धर्म को धारण करता है वो जीवन को धारण करता है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि जिससे प्राणी का विकास और परम कल्याण सिद्ध होता है वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। ऋग्वेद में भी धर्म को परिभाषित किया गया है और यह कहा गया है कि अच्छे कर्म करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने कहा है कि धर्म के साधक को राग द्वेष रहित होना होता है। मनुस्मृति में भी धर्म को परिभाषित किया गया है। यह बताया गया कि आखिर धर्म कहते किसे हैं और अच्छे इंसान का धर्म क्या होना चाहिए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। आपको बताते हैं कि धर्म के कौन कौन से 10 लक्षण हैं। धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना।
दुख की बात यह है कि इस दौर में बहुत से लोग धर्म की परिभाषा नफरत की स्याही से लिख रहे हैं। सोचिए सोचिए, ये धर्म की बात करने वाले लोग हैं और इनको धर्म क्या है ये नहीं पता है। फिक्र में अब वो शुभ समाचार जिससे आपकी जेब का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। वैसे आज के दौर में शुभ समाचार कम ही आते हैं, लेकिन ये है तो ध्यान दीजिएगा। ये खबर उस जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर है, जिसे कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी गब्बर सिंह टैक्स कहती है, तो कभी इस पर मीम्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब इसी जीएसटी से जुड़ी एक गुड न्यूज जल्द मिल सकती है। देश के मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार जरूरत के कई सामान पर 5% जीएसटी वाले स्लैब में लाने पर विचार कर रही है। वाह, जो अभी 12% के जीएसटी स्लैब में है। सूत्रों के अनुसार सरकार अब 12% के जीएसटी स्लैब को पूरी तरह खत्म कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, हम बताने वाले हैं वो कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन सा सामान है। खैर, अगर ऐसा हुआ तो जीएसटी स्लैब के बदलने से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और ऐसा इसलिए क्योंकि घरों की जरूरत के ज्यादातर सामान 12% के जीएसटी स्लैब में आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से इस खबर को देखिएगा, हम बताने वाले हूं कौन कौन से सामान बाहर हो सकते हैं और आपको फायदा होगा। खैर, अगर रोजमर्रा के इन सामानों पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा तो जेब का बोझ भी कम हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद की अगली बैठक, बल्कि 56वीं बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है और यह बैठक इस महीने में हो सकती है। और अगर इस फैसले पर सरकार की आखिरी मोहर लग गई तो आपकी जरूरत के बहुत सारे सामान सस्ते हो सकते हैं। हम आपको उसकी लिस्ट दिखाने ही वाले हैं, लेकिन पहले जीएसटी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। देखिए, अभी देश में 4 जीएसटी स्लैब हैं। इनमें सबसे कम 5% है और सबसे ज्यादा 28%। अनाज, तेल, चीनी, स्नैक्स के अलावा सोना, चांदी और दूसरे सामानों को अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इन्हीं टैक्स स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया। इनमें 12% और 18% का भी एक स्लैब है, लेकिन खबर है कि सरकार 12% वाले स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। वर्ष 2017 में देश में जीएसटी लागू किया गया था और 1 जुलाई को ही इसने 8 साल पूरे किए। इस दौरान जीएसटी कलेक्शन ने सरकारी खजाना काफी भर दिया है। हर महीने नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन अब इसे लेकर सरकार ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को राहत देने के इस कदम का असर यह होगा कि केंद्र सरकार पर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का बोझ आ सकता है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार आर्थिक बोझ के बावजूद यह फैसला लेने को तैयार है। सरकार का मानना है कि जीएसटी दर कम होने से सामान की खपत बढ़ेगी और सामान की खपत बढ़ने से राजस्व में इजाफा होगा। हालांकि राज्यों को इसके लिए तैयार करना सरकार के लिए चुनौती हो सकता है, क्योंकि राज्य राजस्व पर असर का तर्क दे सकते हैं, जैसे कि फ्यूल के ऊपर होता है। कई बार आपने देखा होगा वहां जीएसटी नहीं होता है। हालांकि इसीलिए यह देखना होगा कि सरकार मिडिल क्लास तक ये राहत कैसे पहुंचाती है। इंटरेस्टिंग। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से सामान हैं। ध्यान से देखिएगा, जो 12% टैक्स स्लैब खत्म होने से सस्ते हो सकते हैं। वैसे इस लिस्ट में ज्यादातर वो सामान है जिनका इस्तेमाल आप सभी लोग रोज की जरूरतों के तौर पर करते हैं, और इनमें टूथपेस्ट से लेकर स्टेशनरी जैसे सामान है। इसके अलावा कृषि के औजार से लेकर साइकिल और सिलाई मशीन के दाम भी कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन 5% जीएसटी के दायरे में आने से इनकी कीमत कम हो सकती है। साथ ही छोटी वॉशिंग मशीन, गीजर, ज्यादातर वैक्सीन के साथ साथ 1000 रुपए से ऊपर के कपड़े और 500 से 1000 के बीच के जूते चप्पल की कीमत भी कम हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो मिडिल क्लास के लिए शुभ समाचार होगा। हालांकि 12% से 18% के स्लैब में भी क्या कोई सामान जा सकते हैं, इसकी जानकारी मिलने पर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये थोड़ी चिंता की बात है। बट लेट्स सी। पहली संभावना तो यह है कि शायद 12% वाला स्लैब शायद खत्म हो जाए। दूसरी संभावना यह है कि 12% वाले स्लैब की शायद कुछ वस्तुएं 5% स्लैब में संभावित परिवर्तित कर दी जाए। अब इसका मतलब क्या है? दोनों में से कुछ भी होता है तो जीएसटी कई वस्तुओं पे कम हो जाए। टूथपेस्ट सस्ता होने की संभावना है, फुटवेयर सस्ते होने की संभावना है, किचन के यूटेंसिल्स, बर्तन सस्ते होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ ईटेबल्स जो हैं, खाने की बेसिक सामग्री, वो सस्ता होने की संभावना है। आम आदमी की जो डेली
डेली यूज की चीजें हैं वो सस्ते होने की संभावना है। जो जीएसटी कलेक्शन आज रिकॉर्ड बना रही है वो उसके अंदर 20 से 30% कमी देखी जा सकती है। साथ ही साथ मेरा यह भी मानना है कि इससे होगा क्या, चीज़ों की सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, तो ज़्यादा परचेज करेंगे तो ये जो मैंने आपको नुकसान बताया वो एपरेंट है, अल्टीमेटली वो नुकसान नहीं रहेगा, जीएसटी कलेक्शन वहीं पहुंच जाएगा। देखिए, जो अगली खबर है निश्चित तौर पर आप सब लोग सुनने के बाद अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके शेयर करेंगे, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें वो फैक्ट्स हैं जो न जाने आपको कहां से डिस्टॉर्ट करके बताए जा रहे थे, इसीलिए एक एक चीज साफ कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला दिल का है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में तेजी से बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों की। आपने गौर किया होगा कि कोरोना काल के बाद देश में अचानक होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई थी। कोई जिम करते बेहोश हो रहा था, कोई खड़े खड़े गिर रहा था, किसी को ऑफिस में काम करते करते हार्ट अटैक आ गया था, तो किसी को घर पर बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया, कोई क्रिकेट खेलते खेलते छक्का मारने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। तब ज्यादातर ये आरोप लग रहे थे कि लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और एम्स की तरफ से नई स्टडी आई है। इस शोध में पता चला है कि कोविड-19 के बाद जो एडल्ट्स हैं उनकी अचानक हो रही मौतों का कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, ध्यान से सुनिएगा। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और एम्स की तरफ से नई स्टडी आई है। इस शोध में पता चला है कि कोविड-19 के बाद एडल्ट्स की अचानक हो रही मौतों का कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के मामलों में किसी भी लिंक का पता नहीं चला है। ऐसे में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों के लिए कोरोना वैक्सीन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मई 2023 से अगस्त 2023 के बीच देश में 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में शोध हुआ। ऐसे लोगों पर स्टडी की गई जो पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच उनकी अचानक मौत हो गई। इस रिसर्च में पता चला कि वैक्सीन से हार्ट अटैक का जोखिम नहीं बढ़ा है। युवाओं की अचानक मौत का कोविड वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ICMR और एम्स की स्टडी को तब सार्वजनिक किया गया जब कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में दी गई मंजूरी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से युवाओं की अचानक मौत हो रही है। आखिर इस स्टडी पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, फिक्र की इस न्यूज रील में देखिए। हमने जितने भी करोड़ों वैक्सीन 220 करोड़ के करीब लगभग वैक्सीन हमने दिए, और ये मैं कहना चाहूँगी कि वैक्सीन्स ने हमें डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पर्पस था वैक्सीन का। और हमारे सभी वैक्सीन्स जो हैं, चाहे वो कोविशील्ड था या हमारा कोवैक्स वैक्सीन था, ये सभी इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स होके ये बनाए गए थे, और ये बेसिकली सेफ़ हैं। यंग डेथ्स हैं, 18 से 45 साल के बीच में हैं, तो उसके मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बताया, हम उसको वैक्सीन क्यों कारण मान रहे हैं। हमारे वैक्सीन जब इन्वेंट हुए बिल्कुल सेफ़ हैं, परंतु आज के बच्चे और आज के युवा और 18 से 45 साल के लोग, पहले की अगर हम बात करें तो वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इतने ज़्यादा शिकार नहीं होते थे। हम बहुत ही। और अब एक चिंताजनक खबर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या पता कल पानी हो या ना हो या ज्यादा हो। फिक्र में बाढ़ और बारिश से बेकाबू हालात की हम बात कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों में मानसून लगभग पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे से देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बारिश हो रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भीषण बारिश, लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाओं से त्राहिमाम मचा हुआ है। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे लोगों के घरों पर आकर गिर गए, जबकि पंडोह डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण पंडोह बाजार पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
मंडी के कई इलाकों का दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में कई जगहों पर लोग फंस गए हैं। रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नीचे बरसाती नाला उफान पर है, नाले को पार करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में ऊपर रस्सी बांधी गई और एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी सैलाब के सितम से परेशान हैं। आखिर कैसे बाढ़ बारिश जानलेवा साबित होती जा रही है, इस फिक्र की रील को ध्यान से देखें। जिस प्रकार चट्टानें खिसक रही है, बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने का कारणों की जांच जरूरी है। और मेरा मानना है, क्योंकि हम अभी पैदल चल के घटनास्थल पर गए हैं, इस बारे में हमें अध्ययन करना होगा कि जो चट्टानों के ऊपर घर थे, एकदम इतनी तेज बारिश में तकरीबन 20 के घर पूरी तरह नष्ट हो गए। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरोप में हीट वेव की। भारत में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो अक्सर कुछ लोग ठंड के लिए पहाड़ों या फिर यूरोप के देशों में घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार हालात काफ़ी बदले से हैं। यूरोप में हीट वेव की ऐसी मार पड़ रही है कि हर कोई बेचैन है। हालात ये हैं कि यूरोप के कुछ देशों में तापमान 46 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी से बेहाल लोग समंदर के किनारे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल रही है। पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस या फिर इंग्लैंड, जो यूरोप अपनी शीतलता के लिए जाना जाता था, वहां भीषण गर्मी पड़ रही है। पुर्तगाल में पारा 46 के पार है। स्पेन के बार्सिलोना में गर्मी 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जब भी यूरोप का जिक्र होता है तो एक ही तस्वीर जहन में आती है, खूबसूरत वादियां, खुशनुमा मौसम और ठंडी बहती हवाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे यूरोप की तस्वीर बदल गई है। भारत में 40 डिग्री तक की गर्मी तो लोग आसानी से झेल जाते हैं, लेकिन यूरोप के लिए 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर सामान्य घटना नहीं है। पिछले एक हफ्ते से यूरोप के कई देशों में जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है, उसने करोड़ों लोगों को परेशान कर दिया है। देखिए कैसे गर्मी से लोग बेहाल हैं। पुर्तगाल के मोरा शहर में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजधानी लिस्बन समेत 7 इलाके रेड अलर्ट पर हैं। कई जंगलों में आग लगने की चेतावनी जारी की गई है। स्पेन के अल ग्रांडो शहर में 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। बार्सिलोना में 1914 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ और दिनों तक लू चलेगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फ्रांस के 1350 स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस के करीब 5000 घरों में बिजली कटौती हो रही है। इटली की राजधानी रोम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। इटली में दिन में घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। इटली के मिलान और रोम समेत 17 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लंदन में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लंदन में हीट हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक यूरोप की गर्मी की वजह हीट डोम को बता रहे हैं। पेरिस में आईफिल टावर का जो समिट है, गर्मी की वजह से बंद कर दिया गया है।